दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत बड़ा खेल हो चुका है? सवाल तो यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार से किया अपना वादा तोड़ दिया है? क्या एनसीपी के भीतर ही कुछ ऐसे चेहरे थे जिन्होंने बीजेपी के इशारे पर पूरी रणनीति बदल दी? और सबसे अहम सवाल, क्या डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार अब बीजेपी से दूरी बनाने जा रही है? जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी कहानी अब सामने आ चुकी है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। ये कहानी है वादा खिलाफी की, ये कहानी है अपनों के द्वारा दिए गए धोखे की, और ये कहानी है उस साजिश की जो पर्दे के पीछे बहुत पहले से रची जा चुकी थी। दोस्तों, अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई दुखद मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन शपथ के तुरंत बाद जिस तरह की सच्चाइयां बाहर आने लगी उसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये वही सच्चाइयां हैं जिसकी जानकारी खुद सुनेत्रा पवार को भी है। दोस्तों, बीजेपी ने अजीत पवार से जो वादा किया था उस वादे से बीजेपी पीछे हट गई है। खुलकर वादा खिलाफी की गई और इस वादा खिलाफी को अंजाम देने के लिए बीजेपी ने एनसीपी के ही 3 कद्दावर नेताओं का सहारा लिया, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना, जब तक घर का भेदी ना हो तब तक लंका नहीं ढहती, और महाराष्ट्र में भी बिल्कुल यही हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो बिहार में जेडीयू को अप्रत्यक्ष रूप से अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी ने क्या किया था? नीतीश कुमार की राजनीति पर नजर रखने के लिए बीजेपी ने उनके ही 2 बेहद करीबी नेताओं लल्लन सिंह और संजय झा का सहारा लिया। नतीजा यह हुआ कि बिहार की राजनीति धीरे धीरे बीजेपी की गिरफ्त में आती चली गई। आज हालत यह है कि नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या माहौल है, हर जानकारी बीजेपी तक पहुंचती है। अमित शाह इन नेताओं के जरिए पूरी रिपोर्ट रखते हैं और बीजेपी वहां अपने तरीके से राजनीति मैनेज कर रही है। दोस्तों, अब लगभग यही प्रयोग महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां बीजेपी ने एनसीपी के 3 नेताओं को पूरी तरह अपने साथ मिला लिया। अब दोस्तों, जरा इस बात को ध्यान से समझिए। जिस पार्टी के एक कद्दावर नेता को गए अभी कुछ ही दिन हुए, जिसकी 13वीं तक पूरी नहीं हुई, उस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाते नजर आते हैं, मुस्कुराते हैं, सम्मान करते हैं। मौका कुछ और था, माहौल कुछ और होना चाहिए था, लेकिन पार्टी के नेता को खो देने के दर्द को दरकिनार कर जब प्रधानमंत्री का स्वागत होता है तो साफ समझ आता है कि जो टास्क दिया गया था वो पूरा कर दिया गया। पीएम मोदी खुश हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुश हैं, लेकिन अजीत पवार से जो वादा किया गया था वो निभाया नहीं गया। और इस पूरे खेल में मदद की है प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने। अब सवाल उठता है दोस्तों, आखिर बीजेपी ने अजीत पवार से ऐसा कौन सा वादा किया था जिसके भरोसे एनसीपी के 2 गुटों का विलय होने वाला था? दोस्तों, वादा साफ था, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट एक होंगे, एनसीपी एकजुट होगी, महायुक्ति में शामिल होगी, केंद्र में सुप्रिया सुले को मंत्री मिलेगा और राज्य मंत्रिमंडल में शरद पवार गुट के एक नेता को जगह दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि 23 दिसंबर को जयंत पाटिल के मुंबई स्थित आवास पर एक बेहद अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में शरद पवार गुट के 14 नेता और खुद अजीत पवार मौजूद थे। करीब 2.5 घंटे तक चर्चा चली और एनसीपी के विलय पर लगभग अंतिम सहमति बन गई। यह भी तय हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष पद का अंतिम फैसला शरद पवार ही करेंगे। इससे पहले अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच कराड़ में भी बैठक हो चुकी थी। अजीत पवार की ओर से केवल वही बातचीत करते थे, जबकि शरद पवार की ओर से भी सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहते थे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी चर्चा की भनक तक अजीत पवार गुट के बाकी नेताओं को नहीं थी। वजह बिल्कुल साफ थी, अजीत पवार को प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल पर भरोसा नहीं था। जब शरद पवार गुट के नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर इन 3 नेताओं को पता चल गया तो क्या होगा, तो अजीत पवार ने सख्त लहजे में कहा था, मैं पार्टी चला रहा हूं, मैं देख लूंगा। यानी कहीं ना कहीं अजीत पवार को यह एहसास हो चुका था कि ये तीनों नेता बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अजीत पवार के निधन के बाद पूरा खेल पलट गया। अब उनके गुट के नेता इस विलय की बात को पूरी तरह नकार रहे हैं और छगन भुजबल यहां तक कह देते हैं कि अगर विलय करना है तो पहले बीजेपी से पूछना पड़ेगा। अब बताइए दोस्तों, एनसीपी के विलय के लिए बीजेपी से पूछने की जरूरत क्यों? इसी बीच शिवसेना यूबीटी ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा दावा किया है। सामना के संपादकीय में साफ लिखा गया है
कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना बीजेपी नेतृत्व की सोची समझी रणनीति थी। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि सुनेत्रा पवार का पद सिर्फ दिखावटी ना बन जाए, उन्हें गूंगी गुड़िया बनाकर ना रखा जाए। और यह भी आरोप लगाया है कि पति के बाकी संस्कारों से पहले शपथ लेना हिंदुत्व की परंपराओं के खिलाफ है। सबसे बड़ा सवाल सामना ने यही उठाया कि सुनेत्रा पवार ने किसकी इच्छा पर शपथ ली, क्योंकि ना शरद पवार को इसकी जानकारी थी, ना सुप्रिया सूले को, और ना ही पवार परिवार के किसी दूसरे सदस्यों को। दोस्तों, आज हालात यह है कि एनसीपी के भीतर बेचैनी है। कई नेता जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज है। सुनेत्रा पवार को चेहरा जरूर बना दिया गया है, लेकिन असली नियंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में बताया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी का दावा है कि सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही फडणवीस की दया पर अपना अस्तित्व बनाए हुए। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या सुनेत्रा पवार इस वादा खिलाफी को यूं ही भूल जाएगी? क्या वो बीजेपी से नाता तोड़कर कोई बोल्ड फैसला लेगी या फिर सही वक्त का इंतजार कर रही है? दोस्तों, इतना तो तय है, इस वादा खिलाफी का हिसाब जरूर लिया जाएगा। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।